हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेहा कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था कि जो हमारे चार्ज हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए थे कि चार्ज एडिटिव प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड प्रॉपर्टी थी कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, मतलब चार्ज को ना क्रिएट किया जा सकता है ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब जो तुम्हारी थर्ड प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के प्रोस्पेक्टिव से, और साथ साथ चार्ज को अगर सही में समझना है तो उसके प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, चार्ज जो हमारा है, हमारे नेचर में जो चार्ज हमें मिलता है ये एक पैकेट्स के फॉर्म में मिलता है। इसीलिए थर्ड प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या नाम देते हैं? क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से ये मतलब है कि नेचर में जो चार्ज आपको मिलेगा वो पैकेट्स के फॉर्म में अवेलेबल है। आपको रैंडम चार्ज नहीं मिल सकता कि आपको जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। जैसे मान लो आप मार्केट में जाते हो और तुम्हें टॉफी चाहिए। मार्केट में गए और तुम्हें चाहिए टॉफी। अब मान लो तुम दुकानदार के पास गए और तुम्हारा मन है कि आज तुम्हें आधी टॉफी खाना है, केवल आधी टॉफी। अगर केवल आधी टॉफी खाना है, उससे ज्यादा 1% भी तुम्हें टॉफी नहीं चाहिए, तो क्या दुकानदार तुम्हें आधी टॉफी देगा? नहीं। अगर तुम्हें टॉफी लेना है तो पूरी एक पैकेट में मिलेगा, पर तुम्हारा तो मन नहीं है टॉफी खाने का पूरा, तुम्हें आधी टॉफी चाहिए। तो क्या मार्केट में तुम्हें पूरी आधी टॉफी मिल सकती है? नहीं। तो इसी तरह चार्ज है हमारा। अगर चार्ज हमें नेचर में एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करना है, हमें एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को भेजना है, तो चार्ज वो हमेशा पैकेट के फॉर्म में जाएगा। या तो उसको तुम एक पैकेट दो चार्ज का, दो पैकेट दो, तीन पैकेट दो, चार पैकेट दो, कितने भी पैकेट दो, अगर चार्ज को तुम पैकेट के फॉर्म में दोगे तभी उसमें जाएगा, नहीं तो नहीं। मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में चार्ज नहीं अवेलेबल है, हमेशा किस फॉर्म में है? पैकेट्स के फॉर्म में। तो इसीलिए कहा गया है कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। चार्ज हमारा नेचर में हमेशा क्वांटाइज्ड रहता है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज क्वांटा के फॉर्म में प्रेजेंट है, पैकेट के फॉर्म में प्रेजेंट है। और जो ये चार्ज का सबसे छोटा पैकेट है नेचर में, जो चार्ज का सबसे छोटा पैकेट है, इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब तुम लोग को मैं इससे पहले ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता दिया हूं कि चार्ज को कूलाम में मेजर करते हैं। तो इसीलिए सबसे छोटा पैकेट जो चार्ज का बना है, जो सबसे छोटा अमाउंट, जो फंडामेंटल चार्ज है, वो ई है। ई को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कहते हैं, और उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसीलिए बोला गया है कि अगर मान लो कोई सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, और उसके पास टोटल चार्ज क्यू है, और तुम्हें बताना है कि ये क्यू चार्ज कितना है। क्यू चार्ज को हम कैसे बता पाएंगे कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम में क्यू चार्ज को कैसे डिफाइन करना है? तो तुम बताओगे कि द टोटल चार्ज ऑन एनी आइसोलेटेड सिस्टम, ऑन एनी आइसोलेटेड सिस्टम is integral multiple of फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज को हम लोग स्मॉल पैकेट ऑफ चार्ज भी कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज। इसका मतलब है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में अगर तुम्हें टोटल चार्ज Q लिखना है तो Q होगा कुछ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज E, मीन्स Q इक्वल टू NE। Q इज इक्वल टू NE। टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। मतलब सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो या तो एक पैकेट होगा, या तो दो पैकेट होगा, या तो तीन पैकेट होगा, या फिर n नंबर ऑफ पैकेट होगा, पर होगा पैकेट के फॉर्म में। तो Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, तो यह है तुम्हारा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। तो यही है तुम्हारी थर्ड प्रॉपर्टी कि चार्ज ऑन ए सिस्टम इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड।
ठीक है, यहां पर तुम लोग लिख सकते हो कि n क्या है, n है तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलो या फिर नंबर ऑफ पैकेट्स बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन है वो n बताएगा। ई क्या है कि उस पैकेट के पास कितना चार्ज है, उस इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, 1/0.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज योर थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो पहली एडिटिव प्रॉपर्टी, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और तीसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। चलो प्रॉपर्टी नंबर 4, नोट करते चलना, फिर से बता रहे हैं तुम लोग को, कॉपी निकाल लो, नोट्स बनाते चलो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, जो तुम्हारा फोर्थ पॉइंट है, अब ये क्या है, ये सबको पता है यार, इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज। फंडामेंटल लॉ का मतलब है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो आपके लाइक चार्ज होंगे वो रिपेल करेंगे और जो अनलाइक चार्ज होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज। क्या कहेंगे, फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज। तो क्या कहोगे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर and unlike charges attract each other, like charges repel each other and unlike charges attract each other। ये आपका फोर्थ प्रॉपर्टी है चार्ज का, और यही चार प्रॉपर्टी आपको चार्ज की पढ़नी है। पहला फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं तुम लोग की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, सेकेंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, थर्ड प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज, मींस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दिस लॉ इज नोन एज फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज। जान लो, इसका नाम नहीं जानते होगे तुम लोग, ये सबको पता है कि लाइक प्लस प्लस रिपेल करते हैं, प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं, ये सबको पता है। बट इसको, इस लॉ को कहते क्या है ये आज जान लो, फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज, फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज। ठीक है, आगे चले। तो नेक्स्ट अब तुम्हारे बुक में है जो एक टॉपिक, उसको कहते हैं चार्जिंग। चार्जिंग मींस किसी बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, किसी बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, वही चार्जिंग में बोला गया। तो चार्जिंग में तीन टेक्निक आपको पता होनी चाहिए कि हम तीन टेक्निक से किसी भी मटेरियल को चार्ज कर सकते हैं। पहली टेक्निक होती है कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब चार्जिंग बाई कंडक्शन का मतलब ये है कि अगर एक चार्ज बॉडी है, मान लो प्लस चार्ज है इसके पास बहुत सारा, और दूसरी अनचार्ज बॉडी में इसके साथ कांटेक्ट में ला दूं, तो हम क्या देखेंगे कि इसके पास भी कुछ चार्ज आ जाएगा और इसके पास भी कुछ चार्ज आ जाएगा। मींस जब दो बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में आए एक दूसरे से फिजिकल कांटेक्ट में आए और चार्ज का फ्लो हो जाए एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो इसको कहते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। जैसे तुम लोग नॉर्मल घरों में करते हो कि मेन प्लग से आप मोबाइल चार्ज करते हो, तो मेन प्लग में आप लगा देते हो चार्जर को, फिर मोबाइल में कनेक्ट कर देते हो, तो एक फिजिकल कांटेक्ट है कि नहीं। तो ये फिजिकल कांटेक्ट से जब हम किसी चार्ज को ट्रांसफर करते हैं एक बॉडी से दूसरे में, तो इसको कहते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। दूसरा है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। अब चार्जिंग बाई फ्रिक्शन में क्या होता है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे रब करते हैं, जैसे याद हो एक बड़ा सा बेसिक सा एग्जांपल होता है कि आप कोई स्केल उठाओ, कोई कॉम्ब उठाओ और उसको अपने हेयर पे रब करो, और उसको हेयर पे जब रब करोगे और छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर होंगे, और जब हेयर पे रब करके तुम छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करोगे तो वो अट्रैक्ट होंगे, तो ये है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। अब बताओ, जो ये स्केल हम हेयर पे रब करके छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उससे ये क्यों अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका तुम लोग को लाइव प्रूफ एग्जांपल दिखाते हैं, एक कोई स्केल लेके। ठीक है,
चलो, तो ये हमारे पास पेपर है, माइक को लगा लेते हैं आप। चलो, तो ये पेपर है हमारे पास, ये स्केल है जिसको हम लोग चार्ज करेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड से, और चार्ज करने के बाद हम इन बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कराएंगे इसी से, ठीक है। तो ये हम छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर कर लेते हैं, छोटा छोटा एकदम बिट्स ऑफ पेपर कर लेते हैं। वीडियो स्लो चल रही है, आपको ये नहीं देखना है एक्सपेरिमेंट, तो आप आगे फॉरवर्ड करके आगे की चीजें देखो जो जरूरी है इसमें, ठीक है। तो ये हम मोबाइल पे दिख रहा होगा तुम लोग को, छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हम, और अब मैं इसको कर रहा हूं चार्ज। देखो मैं इसको हेयर पे रब कर रहा हूं तो ये चार्ज होगा, तो इसको कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो इसको मैं रब किया और इसको मैं चार्ज कर रहा हूं, और अब मैं देखो इसको इसके पास ले आऊंगा, तो ये देखो, देख रहे हो बिट्स ऑफ पेपर सब इस पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये देखो, ये देखो, बिना टच कराए एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है, फिर भी ये उठ रहा है, दिख रहा है ना, ये देखो। अब ये बिट्स ऑफ पेपर क्यों इस पे अट्रैक्ट हो रहे हैं पता है, क्योंकि जब हम इसको रब किए तो ये चार्ज हो गया हमारा, और चार्ज हुआ तो पेपर के पास जब हम इसको ले आए एकदम नियर अबाउट, तो ये क्या किया, पेपर को पोलराइज कर रहा है, और पोलराइज होने के बाद जो ये पेपर्स हैं हमारे, ये पेपर्स इसमें अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो दिस इज नोन एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। स्केल क्या हो गया, चार्ज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान देना बेटा, अब मान लो तुम कोई आयरन की चीज लेके रब करोगे तो वो चार्ज नहीं होगा। अब कहोगे सर वो भी तो चार्ज होना चाहिए, बिल्कुल वो चार्ज होगा, बट तुम्हें पता नहीं चलेगा, ये इफेक्ट नहीं दिखेगा तुम्हें। उसकी वजह जानते हो, जब वो कोई मेटल की चीज रहेगी उसको चार्ज करोगे तो चार्ज फ्लो कर जाएगा, चार्ज के फ्लो होने से एक जगह पर एक्सेस चार्ज नहीं रहेगा, जिसकी वजह से ये इफेक्ट नहीं होगा। बट जब हम प्लास्टिक की मटेरियल लेते हैं या फिर कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लेते हैं, उसको रब करते हैं तो वो चार्ज होता है, उसमें जो चार्ज होते हैं वो चल नहीं पाते। इस तरह के चार्ज को हम लोग कहते हैं स्टैटिक चार्ज। तो जब स्टैटिक चार्ज होगा तब इस तरह का इफेक्ट दिखेगा, जब डायनामिक चार्ज होगा जो चलने वाला चार्ज है तब इस तरह का इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो मेटल्स पे ये ट्राई ना करना। तीसरा है तुम लोग का बेटा प्रोसेस इंडक्शन। अब इंडक्शन का क्या मतलब है, इंडक्शन का मतलब है ना फिजिकल कांटेक्ट हो, ना ही हम रब करें, फिर भी हम उस मटेरियल को चार्ज दे दें। तो ये तरीका ऐसे होता है कि मान लो फिर से तुम्हारे पास कोई चार्ज बॉडी है, इसके पास प्लस चार्ज है, और इसके बगल में हम अनचार्ज बॉडी रख दें, फिजिकल कांटेक्ट ना हो बेटा, इनके बीच में गैप रहे पर बहुत ज्यादा गैप ना रहे, तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि जो ये अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है। अब तो हम लोग पढ़े यार, कोई भी चीज बना है तो वो मैटर से बना है, और मैटर से बना है तो एटम से बना है, और अगर एटम से बना है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। बोलो कोई दिक्कत? तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हर एक मटेरियल के पास इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। तो अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है और यहां पर प्लस चार्ज है, तो बताओ पॉजिटिव पॉजिटिव करेंगे रिपल्शन, तो इसके सारे पॉजिटिव इस कॉर्नर पे आ जाएंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे अट्रैक्शन, तो इसके सारे नेगेटिव इधर आ जाएंगे। क्या अब तुम पूछोगे क्या सर अब ये न्यूट्रल नहीं रहा? नहीं, ये न्यूट्रल अभी भी है, क्योंकि जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। तो न्यूट्रल तो है बेटा, बट अब ये पोलराइज हो चुका है, एक साइड पॉजिटिव दूसरे साइड नेगेटिव। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके बगल में एक चार्ज बॉडी रखी थी, और वहां पर हमारा लगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब अगर मैं इसको अर्थिंग कर दूं, अर्थिंग मतलब इसके एक साइड को मैं अर्थ से कनेक्ट कर दूं, तो सारे नेगेटिव चार्ज फ्लो होके नीचे चले जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज यहां से चले गए तो क्या बचा? केवल पॉजिटिव चार्ज। हम कहेंगे इस बॉडी को हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। तो इस तरह से चार्जिंग किया जाता है बाई इंडक्शन, इसको कहते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। ऐसा ही प्रोसेस चार्जिंग बाई इंडक्शन होता है तुम लोग का, जानते हो कहां? जो तुम लोग के घर में इंडक्शन होते हैं, सबके घर में इंडक्शन होता है जिसपे लोग खाना बनाते हैं। तो चार्जिंग बाई इंडक्शन उसी उसमें ये प्रोसेस होता है जिसमें ना फिजिकल कांटेक्ट होता है, ठीक है, ना ही हमारा कंडक्शन प्रोसेस होता है, बल्कि इंडक्शन प्रोसेस से चार्ज ट्रांसफर होता है। इसीलिए देखो इंडक्शन की खासियत क्या होती है कि जो ऊपर की प्लेट होती है उसकी कभी हीट नहीं होती,
इंडक्शन की प्लेट देखे होगे तुम लोग, सबके घर में इंडक्शन है। इंडक्शन की जो ऊपर की प्लेट होती है वो कभी भी हीट नहीं होती। इसकी वजह क्या होता है? क्योंकि वहां पर ना फ्रिक्शन हो रहा है ना कंडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? बल्कि चार्जिंग बाई इंडक्शन। इंडक्शन में उनको टच करने की जरूरत ही नहीं है, तो हीट कहां से होंगे? ठीक है। तो ये था तुम्हारा चार्जिंग का मेथड। पहला चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन एंड चार्जिंग बाई इंडक्शन। कोई दिक्कत? अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है बेटा कूलाम्स लॉ। क्या है? कूलाम्स लॉ। चल नोट कर लेना इसको सब लोग। तो फिर चलते हैं कूलाम्स लॉ की तरफ। चले? चल थोड़ा अभी मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये चीजें बहुत बेसिक है, इस पे ज्यादा समय देने का कोई मतलब नहीं है यार। क्लास 12th में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हाँ, अब मैं थोड़ा बहुत स्लो पढ़ाऊंगा क्योंकि अब जो हमारे टॉपिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए। जैसे पहला ही टॉपिक आ गया कूलाम्स लॉ। अब कूलाम्स लॉ से एक क्वेश्चन तो डेफिनेट है, आना है या तो न्यूमेरिकल से आएगा, ठीक है, या तो डेफिनेशन से आएगा। मतलब ये मान लो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में कूलाम्स लॉ से क्वेश्चन ना, ये इम्पॉसिबल है। चाहे तुम जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देख लो, कूलाम्स लॉ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ये डेफिनेट है बेटा, इससे क्वेश्चन आने। तो सबसे पहले देखते हैं यार कूलाम्स लॉ होता क्या है। तो अभी अभी हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टीज में पढ़े हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज। मींस क्या है कि अगर दो चार्ज सेम है, मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये आपस में करेंगे रिपल्शन। क्या करेंगे? रिपल्शन। अच्छा, ये रिपल्शन कर रहे हैं आपस में, मतलब ये इधर भाग रहा है और ये इधर भाग रहा है, ये इसको भगा रहा है ये इसको भगा रहा है। रिपल्शन का मतलब यही हुआ यार। तो अगर ये आपस में रिपल्शन कर रहे हैं तो क्या यहां फोर्स नहीं एक्ट कर रही है? कर रही है भाई, क्योंकि हमें पता है यार रिपल्शन मतलब होता है रिपल्सिव फोर्स। एक दूसरे को धक्का मारेंगे तो फोर्स से ही तो रहेगा ना वो धक्का। तो ये जो रिपल्शन है ये भी किसकी वजह से पॉसिबल है? फोर्स की वजह से। दूसरा, अगर एक प्लस है और दूसरा माइनस है तो ये करेंगे अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन का क्या मतलब है यार? अट्रैक्शन का मतलब है ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, ये इधर आएगा ये भी इधर आएगा। अब क्या बताओ, इसमें भी फोर्स है? बिल्कुल सर, इसमें भी फोर्स है। ठीक है, तो चाहे रिपल्शन करें या फिर अट्रैक्शन करें, दोनों में ही फोर्स रिक्वायर्ड है। दोनों में ही फोर्स रिक्वायर्ड है। अब बताओ, अगर हमें इस फोर्स की वैल्यू निकालना हो, हमें पता लगाना हो कि दो चार्ज के बीच में कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, कितने न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो उसके लिए कोई फॉर्मूला होना चाहिए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसी वजह से कूलाम्स लॉ आया, जिससे हम इस फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें कोई फॉर्मूला मिल सके। ठीक है, तो कूलाम्स लॉ में क्या बताया गया कि अगर मान लो तुम्हारे पास कोई दो चार्ज है, मान लो एक है तुम्हारा चार्ज Q1, ठीक है, और दूसरा तुम्हारा चार्ज है Q2। अब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है तुम लोग पे। और इन दोनों फोर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो है R। ये दोनों कितनी डिस्टेंस पे रखे हैं? R। तो कूलाम्स लॉ का कहना है कि जो इनके बीच में फोर्स आ रहा होगा, चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो बेटा या फिर अट्रैक्टिव फोर्स हो, उससे मतलब नहीं है। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के। मींस Q1 इंटू Q2। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मींस Q1 इंटू Q2। और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखो कैसे लिखा जाता है, साइन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाओगे, बट क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला गया है इसलिए 1 अपॉन करके लिखना है। तो ये कह रहे हैं कि जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ठीक है, यहां ना दिख रहा हो अगर लाइट की वजह से, तो तुम लोग यहां देख सकते हो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2। तो इन्होंने कहा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के, और जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम जो है R।
अब इन दोनों, अगर मैं दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को कंबाइन करूं, इक्वेशन 1 और 2 को, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब फिजिक्स की बड़ी पुरानी परंपरा है कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो वहां पर इक्वल टू और एक कांस्टेंट आना चाहिए, इक्वल टू एंड कांस्टेंट। तो यहां पर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाए, इक्वल टू लगाए और एक कांस्टेंट लिखे के। ये एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट है, इसलिए आप अपने मर्जी से नहीं लिख सकते यार, ये एक्सपेरिमेंट से कांस्टेंट फाइंड किए गए हैं, इसलिए जो है वही लिखना है। और ये फॉर्मूला हो गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो यही है तुम्हारे कूलाम्स लॉ का, कूलाम्स लॉ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला। अच्छा ये कुछ कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या? इससे पहले तुम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़े होगे, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो सेम। और मैं तुम लोग को बता दूं कि जो क्लास 11 की ग्रेविटेशन चैप्टर मस्त पढ़ा है, बिल्कुल बढ़िया ढंग से, क्लास 11 का ग्रेविटेशन चैप्टर, क्लास 11 का रोटेशनल चैप्टर, जो बेहतरीन ढंग से पढ़ा है उसको ये चैप्टर बिल्कुल हलवा लगेगा। उसको लगेगा यार सब तो पढ़ा है, केवल मास की जगह पर चार्ज आया है। उसको लगेगा सब कुछ पढ़ा है, केवल मास की जगह पर चार्ज आया। अब बात आई सर जो नहीं पढ़े हैं बेचारे, उनका क्या होगा? तो उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार। यहां पर इस बेसिस पे मैं पढ़ाऊंगा तुम लोग को कि अगर तुम क्लास 11th नहीं भी पढ़े हो तो भी हलवा लगेगा, बिल्कुल ही, तो भी तुम्हें बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, तो टेंशन फ्री रहो। क्लास 11 बर्बाद हो गई, हो जाने दो यार, जो गया सो गया। हाँ बट ये है कि आने वाले बच्चों को ये जरूर बताना कि क्लास 11th बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, वो फाउंडेशन है आपका। जैसे घर में नींव बनती है ना, बिना नींव के घर मजबूत नहीं होता, तो इसी तरह बेटा क्लास 11 फाउंडेशन है। तो आने वाले बच्चों को जरूर बताना, तुम्हारा जो हुआ सो हुआ, आने वालों को इस गड्ढे में ना करने देना। ठीक है, ये सब लोग टारगेट बनाओ। आने वाले क्लास 11 को ये कहना कि क्लास 11 बहुत मन लगा के पढ़ो, तब क्लास 12 में तुम्हें आसानी मिलेगी। जिससे जो ये बच्चों के मन में भ्रम रहता है ना कि क्लास 11 मतलब नथिंग, क्लास 11 हंसी मजाक में निकाल दो, 12th में पढ़ेंगे। तो सोचो तुम लोग जो स्ट्रगल कर रहे होगे इतनी समय क्लास 12th में, वही स्ट्रगल वो बच्चे करेंगे। तो बेसिक ये है क्या कि हम तो गड्ढे में गिरे पर आने वाले को नहीं गिरने देंगे। ठीक है, तो सब लोग यही बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो, क्लास 11 किसी का बर्बाद नहीं होने दोगे। सबसे कहो क्लास 11 मन लगा के पढ़ो। ठीक है, तो F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर जो है सेम देखो उसी तरह है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सेम टू सेम, सेम टू सेम। बस क्या हुआ है, मास की जगह पर चार्ज आ गया है, कांस्टेंट बदल गए हैं। अब भाई यार जब मास चार्ज में कन्वर्ट हो गया तो कांस्टेंट नहीं बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। ठीक है, अब तुमसे कोई पूछे सर यहाँ के क्या है, तो के तो पहली बात तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है यार, के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, के तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया। अब के की वैल्यू अगर मैं तुम लोग को बताऊं तो के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बट कब, इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, वैक्यूम में के की वैल्यू ये होगी। और इसी का वैल्यू मैं तुम लोग को बता रहा हूं, इसकी होती है 9 इंटू 10⁹ और यूनिट की बात करें तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो कोई अगर तुमसे के की यूनिट पूछे तो बता देना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कोई तुमसे पूछे के की वैल्यू वैक्यूम में, वैक्यूम में याद रखना इन वैक्यूम, ये दोनों वैक्यूम के लिए है। अगर कोई पूछे वैक्यूम में के की वैल्यू तो बताना 9 इंटू 10⁹, और वैसे इसको लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब दिमाग में एक बात स्ट्राइक कर रही होगी, सर ग्रेविटेशन जैसा पूरा सेम नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे ग्रेविटेशन में जो जी कांस्टेंट होता है वो यूनिवर्सल होता है, पूरे यूनिवर्स में किसी मीडियम में उस जी की वैल्यू नहीं बदलेगी। बट यहां तो आप कह रहे हैं कि केवल वैक्यूम है, मतलब अलग मीडियम पे अलग वैल्यू होगी। बिल्कुल सही है बेटा, अलग मीडियम पे के की वैल्यू अलग होगी, अलग मीडियम में के की वैल्यू अलग होगी।
ठीक है, ये बदल जाएगा तुम्हारा, देखो 4 वही रहेगा, पाई वही रहेगा, एप्सिलॉन नॉट बदल जाएगा। अब सर ये क्या है एप्सिलॉन नॉट, पहली बार हम लोग देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो पहले हम इतना नोट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसको आगे करेंगे। ठीक है, अब बात आई सर कूलाम्स लॉ को डिफाइन कैसे करें, तो डेफिनेशन लिखेंगे यार कूलाम्स लॉ की, तो इसको नोट कर लो, तो कूलाम्स लॉ का डेफिनेशन लिखवा दे, पहले डेफिनेशन लिखना उसके बाद फिर इसको मतलब ऊपर एक स्पेस बना लेना। ठीक है, इसको इरेज कर रहे इतना, लिखो डेफिनेशन, बोल भी रहे बोल के लिख लो कुछ लोग, और जिनको नहीं लिख पा रहे हो वो यहां लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ द फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस, टू स्टेशनरी चार्जेस, देखो यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड मैं तुम लोग को बता दिया कि स्टेशनरी चार्जेस मतलब दोनों चार्ज रुके हुए होने चाहिए बेटा, दोनों चार्ज, अभी ये लिमिटेशन में मैं तुम लोग को बताता कि इसकी कंडीशन क्या है, कहां पर कूलाम्स लॉ लग सकता है, बट फिर भी अभी बता रहा हूं कि दोनों चार्ज रुके होने चाहिए, वो चार्ज स्टेशनरी होगा तभी कूलाम्स लॉ लगेगा। और ये हमारे जो टॉपिक चल रही है इसका नाम ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मींस जो इलेक्ट्रॉन से डील करे, चार्ज से डील करे, और कब, जब वो स्टैटिक पोजीशन में हो, स्टैटिक मींस रेस्ट पे हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ द फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them, square of distance between them, square of distance between them। जो तुम लोग का फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो यहां से नोट कर लो ये सारी चीजें, कूलाम्स लॉ हमारा ये है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे परमिटिविटी पे, इस एप्सिलॉन को, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बट उससे पहले ये परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पढ़ाने से पहले मैं तुम लोग को कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा तुम्हारे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, अभी के लिए कूलाम्स लॉ के टॉपिक को यहीं पे रोकेंगे और चलेंगे न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, इसके बाद हमारा वेक्टर फॉर्म रहेगा, उसको पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से न्यूमेरिकल किस तरह से बन सकते हैं, चलो बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि इफ 10 to the power 9 electron are transferred from one body to other every second, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन हर एक सेकंड में ट्रांसफर हो रहे हैं, हर एक सेकंड में। ठीक है, इफ 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर एवरी सेकंड, then find the time required to transfer 1 कूलाम चार्ज, टू ट्रांसफर 1 कूलाम चार्ज। तो तुम लोग को क्या करना है, टाइम फाइंड करना है अगर 1 कूलाम चार्ज को ट्रांसफर करना है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, ये क्वेश्चन है। तुम्हें बता दिया है कि हर एक सेकंड में 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो 1 कूलाम जाने में कितना समय लगेगा। तो अगर हमें यह पता चल जाए कहीं से कि 1 कूलाम जाने में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे,
तो हम बता सकते हैं समय। अगर 1 कूलाम जाने में हम ये पता लगा लें कि कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो क्या हम टाइम बता पाएंगे? चलो पहले ये पता लगाते हैं। तो 1 कूलाम मतलब ये तो चार्ज दे दिया है तुम्हें 1 कूलाम। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला पढ़े हैं Q इक्वल टू एन ई। Q की जगह पर रखे 1 और n क्या है? n हमें निकालना है यार। E क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हो गया E की वैल्यू। अब n अगर मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन है। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो अगर n बराबर निकालना है तो 1 अपॉन, इसको डिवाइड में लाओगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये तुम्हें मिल जाएगा। अब इसको डिवाइड करो यार, तो देखो पावर ऊपर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 की पावर प्लस 19 हो जाएगा। अब तुम्हें 1 को डिवाइड करना है 1.6 से, तो डेसिमल हटाए तो यहां हुआ 10। अब 10 को डिवाइड करना है 16 से, तो 10 लिखा, 16 अंदर बाहर लिखा, यहां पर हो जाएगा तुम्हारा 100। अब तुम लोग का क्या होगा? 6 पहले 6 टाइम्स जाएगा, 16 6 जा 96। अब बचा कितना? 4 आया 0। अब कितनी बार जाएगा? 2 बार, और 32 आएगा। उसके बाद आएगा 1, और उसके बाद जाएगा 5 टाइम्स। तो देखो तुम्हारा पहले ही पॉइंट लग चुका था, क्योंकि हम यहां 0 बढ़ाए थे, 0.625। तो इसका आंसर आया 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन मिल गए तुम लोग को, इतने इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब किसी के मन में ये डाउट है कि सर आप तो बताए थे कि किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो पैकेट के फॉर्म में होगा। अब पैकेट कभी खुली होती नहीं यार, फ्रैक्शनल होती नहीं, या तो वो इंटीग्रल नंबर होगी, कोई भी फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगी। तो ये तो सर फ्रैक्शन हुआ ना, ये कहां इंटीजर हुआ? 0.625 कौन बोलेगा इंटीजर है? ये इंटीजर ही है। जो तुम्हें दिख रहा है फ्रैक्शनल है, वो फ्रैक्शनल नहीं है, वो इंटीजर है। कैसे? तुम्हारे पास 10 की पावर 19 है, 3 पावर भेज दो 625 हो जाएगा यार। 3 पावर अगर उधर ट्रांसफर कर दोगे तो 625 होगा कि नहीं? अब बताओ कहां फ्रैक्शनल वैल्यू रहा? तो इसीलिए मन में ये डाउट ना रखना कि कभी अगर ऐसे मिले पॉइंट्स में तो सर ये तो इलेक्ट्रॉन टूट गया, ये तो फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉन हो गया। नहीं, ये इंटीग्रल इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पावर है। पावर ध्यान दो, अगर पावर नेगेटिव में आए तब वो इंटीग्रल है, तब वो फ्रैक्शनल है, सॉरी। अगर पावर नेगेटिव में आए, जैसे 10 की पावर -19 होता, तब वो फ्रैक्शनल है। अगर पावर प्लस में है तो वो इंटीग्रल है। ठीक है, तो यहां से n बराबर हमें मिल गया 0.625 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमें क्या पता लगाना है? हमें पता लगाना है कि एक कूलाम जाने में कितना टाइम लगेगा। तो हमें पता है इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में जाते हैं, तो टाइम निकालना है तो टोटल डिवाइडेड बाय इतना। अगर तुम्हें टाइम निकालना है तो टाइम कैसे निकालोगे? यहां पर छोटे में देख लो यार, टाइम बराबर हो जाएगा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन है, तो 625 इंटू 10⁻16 में लिख दे रहा हूं। हाँ, डेसिमल खिसका दिया मैं, 19 से 16 कर दिया, 3 पावर यहां कम किया, यहां से 3 बार डेसिमल खिसक गया राइट साइड। और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे? 10 की पावर 9 से, 10 की पावर 9 से। तो अब यहां से 10 की पावर 9 और 16, तो कितना हो जाएगा यार? ये 7 बचेगा, और तुम्हारा टाइम हो जाएगा 625 इंटू 10⁻7 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा एक कूलाम चार्ज जाने में एक बॉडी से दूसरे बॉडी। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर तुम्हें चार्ज को भेजना है, एक कूलाम चार्ज को भेजना है, तो इतना टाइम लगेगा। अब तुम लोग को एक क्वेश्चन दे देते हैं इसी से रिलेटेड, उसको सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करना। क्या कि अगर ये 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन होता और तुमसे यहां पर 5 कूलाम पूछता, तो बताओ कितना टाइम लगेगा? 10⁻6 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में जा रहा है और 5 कूलाम चार्ज है, तो तुम्हें बताना है कितना टाइम लगेगा। हो जाएगा? बोलो। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे रोकते हैं यार।
नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें फिर से पहले तुम लोग को एक न्यूमेरिकल कराएंगे इसी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कूलाम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म पे, कूलाम्स लॉ के न्यूमेरिकल पे। ठीक है, एंड करें, चलो।